नमस्कार, मैं डॉक्टर जानवी। मैं डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन इन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में पीएचडी कर रही हूँ। मेरी रिसर्च का विषय ओवेरियन कैंसर है। तो आज हम ओवेरियन कैंसर के बारे में ज़रूरी जानकारी लेने के लिए आए हैं प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की प्रमुख डॉक्टर वनिता सूरी के पास में। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार, मेरा आप सबको प्रेम भरा नमस्कार। आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं। आप सब स्वस्थ रहें और खुश रहें। तो आइए शुरू करते हैं। मैम, जैसे कि मेरे थीसिस वर्क जो मैं अंडादानी कैंसर के ऊपर काम कर रही हूँ, तो मैं डॉक्टर अमरजीत सिंह सर के अंदर काम कर रही हूँ, लेकिन वो इस टॉपिक को, इस आइडिया को सचिव रूप देने के लिए सारा श्रेय आपको देते हैं, क्योंकि आपने ये आइडिया हमें दिया कुछ साल पहले। तो इस आइडिया को देने के पीछे आपकी क्या प्रेरणा थी? सबसे पहले मैं डॉक्टर अमरजीत सिंह का थैंक्स करना चाहूँगी, शुक्रिया करना चाहूँगी, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में हमारे मरीजों की बड़ी हेल्प की है। सबसे पहले उन्होंने यूरिनरी प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च की थी, जिससे हमारे मरीजों को बहुत फ़ायदा हुआ। तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी और इश्यूज़ लिए, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, और काफ़ी प्रेगनेंसी इश्यूज़ भी लिए, एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इन द पोस्टपार्टम पीरियड। इस रिसर्च के कारण काफ़ी लोगों ने पीएचडी डिग्री भी ली है और उससे हमारे मरीजों को भी बहुत फ़ायदा हुआ। सो ऐसे ही एक बार किसी सेमिनार में डॉक्टर अमरजीत सिंह और मैं बातचीत कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला, सर आप प्लीज़ कैंसर पेशेंट्स के लिए भी कुछ करें। आप इतना पॉजिटिव काम कर रहे हैं जिससे हमें इतना फ़ायदा मिल रहा है, तो आई थिंक दैट इज़ ए ग्रुप विच रियली नीड्स हेल्प। वाई? बिकॉज क्या होता है, जैसे 1 मिनट लगता है कैंसर का डायग्नोसिस बनने में, और उससे सारी ज़िंदगी बदल जाती है। इससे खाली मरीज ही नहीं अफेक्ट होता, पूरी फैमिली अफेक्ट होती है। और उनकी जो काउंसलिंग सेशंस और उनका जो सपोर्ट है, ये एक्चुअली कैंसर पेशेंट्स को बहुत ज़रूरी है। हम अब तक सिर्फ डिज़ीज़ को ट्रीट कर रहे थे, लेकिन हम मरीज को नहीं कर रहे थे। सो मरीज को ट्रीट करने के लिए पूरी माइंड से लेके बॉडी तक सबको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। उनको फिज़िकल सपोर्ट चाहिए होता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए होता है, इवन कईयों को फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए होता है। सो जब तक हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे, हम इस तह तक नहीं पहुंच सकते। और सेकंड रीज़न था, मेरी मदर जब 42 इयर्स की थी और मैं 20 साल की थी, आई लॉस्ट हर टू कैंसर। तो आई कैन रियली एम्पैथाइज विद दैम। मुझे पता है जब कैंसर जैसा डायग्नोसिस बनता है तो फैमिली पे क्या अफेक्ट पड़ता है। सो आई हैव ए सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दीज पेशेंट्स, और मैं इनके लिए ज़रूर कोई अच्छा काम करना चाहती थी। मैम, हमारा अगला सवाल है कि एज अ सीनियर गायनोकोलॉजिकल एक्सपर्ट, जैसे कि देखा गया है कि ओवेरियन कैंसर के ट्रेंड्स में काफ़ी बदलाव आए हैं, तो आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, इसके बारे में प्लीज़ हमें बताएं। ओवेरियन कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा ड्रेडफुल है। एक्चुअली ये 7th मोस्ट कॉमन वर्ल्ड में है, लेकिन इट इज़ अ मोस्ट ड्रेडफुल। अब इसको क्यों ड्रेडफुल कहते हैं? क्योंकि बीमारी तो किसी से भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हम हर बीमारी से लड़ सकते हैं। लेकिन ओवेरियन कैंसर में ड्रेडफुल इसीलिए है क्योंकि इसमें थोड़ा सा डायग्नोसिस लेट हो जाता है। क्योंकि कुछ कैंसर्स हैं, गायनिकोलॉजिकल कैंसर, जैसे सर्विक्स का कैंसर है, क्योंकि ये हम देख सकते हैं एग्जामिनेशन करके, और जैसे ही उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है पता चल जाता है, पेशेंट को सिम्टम होने शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह से जैसे बच्चेदानी का कैंसर है, उसमें अगर कुछ होता है तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जिससे मरीज हमारे पास आ जाता है। लेकिन ओवरीज ऐसी जगह पे पेट में छुपी हुई हैं कि जब तक वो बहुत बड़ी नहीं हो जाती, वो मरीज को पता नहीं चलता कि मेरे पेट में कोई गोला है या क्या है। तो इसीलिए ज़्यादातर केसेस में वो लेट स्टेज में डिटेक्ट होता है। इसका एक ये ड्रॉबैक है, और ऐसा कोई अभी तक स्क्रीनिंग टेस्ट भी नहीं आया कि जिससे हम अर्ली डायग्नोज कर सकें या हम पहले पता लग सके कि इसको कैंसर होने वाला है। इसीलिए थोड़ा सा उसमें लेट डायग्नोज होता है, इसीलिए ओवेरियन कैंसर से ज़्यादा डर लगता है। जहाँ तक ट्रेंड्स का सवाल है, देयर इज़ डेफिनेट इंक्रीज इन द ट्रेंड ऑफ ओवेरियन कैंसर। एक तो एब्सोलूट है, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, और ये देखा गया है जो एज स्पेसिफिक कैंसर स्टैंडर्डाइज्ड रेट्स हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में थोड़ा ज़्यादा है दैन इन द कंपैरेटिवली डेवलपिंग कंट्रीज़। क्योंकि हमारी कंट्री में जैसे सर्वाइकल कैंसर सबसे ज़्यादा था, तो ओवेरियन कैंसर कम था। पर अब जैसे जैसे प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, एक्चुअली इट्स ए डिजीज़ ऑफ एफ्लुएंट कंट्रीज़, क्योंकि जैसे थोड़े जो मोटापा होता है, स्मोकिंग करते हैं, खाने पीने का, डाइट का थोड़ा ऐसा है, ठीक नहीं है, तो उनको थोड़ा सा कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी थोड़ा सा जेनेटिक रिस्क भी होता है,
तो इंडिया में भी देखा गया है थोड़ा सा कैंसर बढ़ रहा है, पर इतना ज़्यादा नहीं जितना वेस्टर्न कंट्रीज़ में बढ़ रहा है। एक और रीज़न है हम ज़्यादा कैंसर क्यों देख रहे हैं, क्योंकि पीजीआई में हम ज़्यादा देखते हैं क्योंकि मोस्टली यहाँ पे पेशेंट रेफर ही कैंसर वाले होते हैं। तो बाकी पेशेंट्स बाहर प्राइवेट डॉक्टर्स देख लेते हैं, तो हमें लगता है कि ज़्यादा कैंसर आ रहा है। सेकंड थिंग, थोड़ी अवेयरनेस भी बढ़ गई है। पहले सारे मरीज़ अस्पतालों तक पहुँच ही नहीं सकते थे, घर में डेथ हो जाती थी, पता ही नहीं चलता था। हमारा डायग्नोसिस बढ़ गया है, हमारी रिपोर्टिंग बढ़ गई है, तो इसीलिए हमें लगता है कि हमारा जो कैंसर इंसिडेंस है वो भी बढ़ रहा है। थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे मैम कैंसर के इलाज के लिए काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स मिलके, इतने बड़े अस्पताल में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स मिलके काम करते हैं, तो उस टीम अप्रोच का क्या इम्पोर्टेंस है ओवेरियन कैंसर के इलाज में? कोई भी कैंसर हो उसके लिए टीम अप्रोच तो ज़रूरी है ही है, बिकॉज कैंसर जो है एक्चुअली इट इज़ नॉट इन्वॉल्विंग वन सिस्टम। जब ये एक फर्स्ट स्टेज से आगे आ जाता है ये सारी बॉडी को इन्वॉल्व कर लेता है। सो वी कैन ऑलवेज से कैंसर इज़ वेरी फेयर, इट डजंट स्पेयर एनी सिस्टम। सो अल्टीमेटली जब मेटास्टेसिस होता है ये किसी भी सिस्टम में जा सकता है, तो इट इज़ ए मल्टी सिस्टम अप्रोच। सबसे पहले हम शुरू करते हैं डायग्नोसिस से। डायग्नोसिस बनाने के लिए हमें कई डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी के लिए हमें पैथोलॉजी वालों की ज़रूरत है, साइटोलॉजिस्ट की ज़रूरत है जो हम नीडल बायोप्सी करते हैं। फिर हमें आजकल इतनी इमेजिंग्स आ गई हैं लाइक पेट स्कैन, सीटी स्कैन, एमआरआई, उसके लिए हमें रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की ज़रूरत है। न्यूक्लियर मेडिसिन की ज़रूरत है। सो 3-4 पहले ही इन्वॉल्व हो गए डिपार्टमेंट्स। और ट्रीटमेंट के लिए सर्जरी तो हमने करनी होती है एज ए गायनेकोलॉजिस्ट। अगर थोड़ी सी भी डिजीज़ अपर एब्डोमेन में चली जाती है, कहीं और चली जाती है, तो हमें जनरल सर्जन्स की भी हेल्प लेनी पड़ती है एंड ऑन्को सर्जन्स की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज इसके लिए बहुत एक्सटेंसिव सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद सर्जरी के साथ ये कैंसर क्योर नहीं होता, हमें कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए वी हैव टू इन्वॉल्व रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट फॉर कीमोथेरेपी. So ultimately it is a multi-system approach, it is a team approach, and at the same time we definitely need good counseling. So we need counselors, and definitely we need School of Public Health. I should not leave them behind because we need them basically awareness के लिए. जब अवेयरनेस होगी तो कैंसर का इंसिडेंस भी कम होगा और जल्दी आएंगे पेशेंट, जिससे उनकी सर्वाइवल बढ़ जाएगा. तो मैम जैसे कि आपने बताया कि कैंसर सिर्फ पेशेंट को अफेक्ट नहीं करता, उसकी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है. तो पेशेंट्स के लिए और उनके परिजनों के लिए जो उनकी केयर करते हैं, वो इस कठिन मुश्किल समय में कैसे अपने आप को मजबूत रखें, उसके बारे में कुछ बताएं. यस, आई थिंक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लोगों को कैंसर से बहुत फोबिया है. जैसे एक डर सा पड़ जाता है कि कैंसर हो गया इसका मतलब लाइफ वहीं पे एंड हो गई. ऐसा नहीं है. आजकल अगर आप देखोगे तो कैंसर में सर्वाइवल बहुत बढ़ गया है. कई बार वायरल डिजीज़ इज़ मोर रिस्की दैन कैंसर. आप डेंगू से भी जा सकते हैं, आप कोविड से जा सकते हैं, और कैंसर से 5, 10 साल, 15 साल, कई साल जिया जा सकता है. सो सबसे पहला मैं कहूँगी, नंबर 1, अगर कैंसर डायग्नोसिस बनता है तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना, डरना नहीं है. दूसरी बात, गिल्टी नहीं फील करना किसी भी बात में. कई बार डॉक्टर कह देता है अभी तक क्यों नहीं आए, इतनी लेट क्यों आए, और वो फिर एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं फैमिली वाले. तो उसमें किसी का कसूर नहीं है. अगर कोई चीज़ आपकी बॉडी को अफेक्ट हो रही है, सो काफ़ी चीज़ें डेस्टिन्ड भी होती हैं और काफ़ी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है. सो एक बार बीमारी हो गई उसके लिए नेवर शुड फील गिल्टी. एंड थर्ड स्टेप है एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट योर डायग्नोसिस. जब तक आप डिनाइल मोड में होते हैं आप अच्छी ट्रीटमेंट ही नहीं कर सकते. और कोई भी बीमारी हो, खासकर कैंसर, उसमें तुम्हारी नेचुरल इम्यूनिटी का बहुत रोल है. क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, स्ट्रेस नहीं करेंगे, तो आपकी हीलिंग ज़्यादा अच्छी होगी. इसीलिए आजकल योगा का, मेडिटेशन का ये सब रोल आ रहा है, बिकॉज पॉजिटिविटी जो है हमारे सेल्स को पॉजिटिव कर देती है. बिकॉज एवरी थॉट इज़ ए केमिकल. यू थिंक ऑफ लेमन, यू हैव वाटर इन योर माउथ. सो इफ़ यू थिंक नेगेटिव, योर सेल्स बिकम वेरी सैड. इफ़ यू थिंक पॉजिटिव, यू थिंक हैप्पी, आपके सेल्स भी खुश हो जाते हैं, तो वो अच्छी तरह फाइट करते हैं फिर डिजीज़ के साथ. तो ये बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट स्टेप है कि आपने अच्छी तरह रिसर्च करनी है. ये नहीं कि जो पहला डॉक्टर मिला गए और सर्जरी करवा के आ गए. और कई बार वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है. सब डॉक्टर्स उस तरह के वेल इक्विप्ड नहीं होते हैं, नाइदर विद नॉलेज नॉर विद स्किल. तो जैसे आपने एक सूट खरीदना है, आप 10 दुकानों पे जाते हो सूट खरीदने के लिए, लेकिन आप अपनी हेल्थ के लिए कभी भी नहीं जाते 2-3 डॉक्टरों के पास.
ज़रूरी नहीं है कि ज़रूरी जाना है। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे डॉक्टर के पास पहुंच चुके हो, पर हर डॉक्टर की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती है, तो आपको अच्छी तरह सर्वे करना चाहिए, पूछना चाहिए एंड फाइंड आउट द बेस्ट पॉसिबल डॉक्टर एंड गो टू दैट डॉक्टर एंड गेट ट्रीटमेंट, देन गेट फुल ट्रीटमेंट। आजकल इवन हमारी सरकार भी बहुत सहयोग दे रही है। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसके लिए भी आप रिसर्च करिए, आपको कोई ना कोई सपोर्ट मिल जाएगा और आपने पूरी ट्रीटमेंट करनी है। ट्रीटमेंट के दौरान मुश्किलें आ सकती हैं, जैसे कीमोथेरेपी है, कुछ है, उससे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, पर अल्टीमेटली जब आपकी क्योर हो जाती है आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसी बात नहीं है, ये कैंसर ट्रीटेबल है, कैंसर क्योरेबल है। और आजकल इतनी एडवांसमेंट्स हो गई हैं, ऐसी ट्रीटमेंट्स आ गई हैं कि आप सर्जरी से पहले भी कीमोथेरेपी दे सकते हो, सर्जरी के बाद भी, और एक मेंटेनेंस कीमोथेरेपी है जो हर महीने आपको मिलती रहती है, जिससे आपका सर्वाइवल बढ़ जाता है। तो आप अच्छी तरह जी भी सकते हैं, लॉन्ग सर्वाइवल है और विद गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। अनदर थिंग विच आई वुड लाइक टू से, अगर एक बार कैंसर हो गया एटलीस्ट बाकियों को उससे समझना चाहिए, समझ लेनी चाहिए। एक अपनी अवेयरनेस बढ़ाइए, अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करिए, क्योंकि जो भी कॉजेज़ हैं उनको अब तो वार्ड ऑफ कर सकते हो। कई बार क्या होता है, एक डायग्नोसिस बनने से आपके कई डायग्नोसिस हट जाते हैं, क्योंकि आप अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव कर देते हो। आपको डायबिटीज़ नहीं होगा, आपको हाइपरटेंशन नहीं होगी। सो इट हेल्प्स यू, वन डायग्नोसिस हेल्प्स यू टू वार्ड ऑफ मैनी डिजीजेस। देन अनदर इज़ बिकॉज ओवेरियन कैंसर में थोड़ा जेनेटिक्स का भी है, जैसे मदर को है तो डॉटर को हो सकता है। तो जब आपको ओवेरियन कैंसर हो, आप अपना जेनेटिक टेस्टिंग भी ज़रूर करवाइए। उससे क्या होता है, आप अपनी डॉटर्स को एडवाइस दे सकते हो। उनका यंग एज में हम कर सकते हैं। आजकल इवन वो ट्यूब्स निकाल देते हैं, ओवरीज निकाल देते हैं चाइल्ड बेयरिंग के बाद, ताकि उनको कैंसर ना हो। सो ये सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच मैम। मुझे आशा है कि आपकी इन सब चीज़ों को सुन के पेशेंट्स का हौसला ज़रूर बढ़ेगा। और हमारा आखिरी सवाल है कि कैंसर के इलाज के दौरान उनके सफ़र को आसान बनाने के लिए पीजीआई में क्या प्रयास किए गए हैं? पीजीआई में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है कैंसर के मरीजों के लिए, क्योंकि आजकल कैंसर इज़ वन ऑफ द मेजर इलनेसेस। जब मैं स्टूडेंट थी 80s में, तब जो कैंसर के मरीज आते थे, मुझे अभी तक याद है, यंग गर्ल्स आती थी वो जर्म सेल ओवेरियन ट्यूमर के साथ। और उस वक्त हमारे पास कुछ ज़्यादा साधन नहीं थे, तो हम लोग ऑपरेशन करते थे, उसमें यूट्रस भी निकाल देते थे, ओवरीज भी निकाल देते थे यंग गर्ल्स की। तो ना तो उनका लाइफ स्पैन ज़्यादा होता था, ना ही वो आगे से मैरिज कर सकती थी या रिप्रोड्यूस कर सकती थी, बच्चा भी नहीं पैदा कर सकती थी। लेकिन आजकल इतनी एडवांसमेंट्स हो गई, सेम गर्ल्स जो आती हैं, हम उनकी रसोली निकाल देते हैं, उसके बाद उनको कीमोथेरेपी मिलती है, तो वो बहुत साल जीवित रहती हैं। उनका सर्वाइवल बिल्कुल सेम होता है जो नॉर्मल गर्ल्स का होता है, एंड इवन दे आर गेटिंग मैरिड एंड हैविंग चिल्ड्रन। सो देयर इज़ अ ड्रास्टिक चेंज इन दिस ट्रीटमेंट जो वर्ल्ड ओवर हो रहा है, पीजीआई में भी साथ साथ हो रहा है। सो ये तो है कि ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं, हमारे पास कीमोथेरेपी की फैसिलिटी बढ़ रही है। वी हैव ए मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट नाउ, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट सून सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, जिसमें हर तरह की सर्जरी हो सकती है हर तरह के कैंसर में, और उसमें पूरी टीम होगी जो पूरे ओवेरियन कैंसर को निकाल सकती है बॉडी में से। और एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगी कि जो सर्जरी है वो पूरा इलाज नहीं है। एक्चुअली सर्जरी तभी तक काम आती है जब अर्ली स्टेज में डिजीज़ होती है। जैसे आप तलवार से लड़ाई नहीं जीत सकते, ये एक लड़ाई है हमारी, क्योंकि तलवार से आप कितने, यू कैन किल द ट्यूमर बट नॉट द सेल्स जो पूरी बॉडी में फैल चुके हैं। या तो ये बायोकेमिकल वेपन से जाएगा जो कीमोथेरेपी है, या फिर न्यूक्लियर वॉर से जैसे रेडिएशन है। सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है। अलग अलग मशीनें लगी हुई हैं रेडियोथेरेपी के लिए, जिससे बड़ी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट होती है और साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। सिमिलरली बड़ी न्यू कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स आ गई हैं, जिसका सिर्फ लोकल ट्यूमर के ऊपर इफेक्ट होता है, पूरी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। इसको हम टारगेटेड कीमोथेरेपी कहते हैं। इसके लिए वी हैव मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, एंड बहुत सारे हमारे रेडियोथेरेपी और मेडिकल ऑन्कोलॉजी में रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें नई मेडिसिन के ऊपर काफ़ी वो हो रही है रिसर्च, सो दैट वी कैन गेट गुड मेडिसिन फॉर द पेशेंट्स। और सर्जरी में भी बहुत एडवांसमेंट्स आई हैं। एंड अनदर एरिया वी हैव मोर एडवांसमेंट्स इन डायग्नोस्टिक्स। एक तो अर्ली डायग्नोसिस बनाने के लिए लाइक वी हैव साइटोलॉजी डिपार्टमेंट, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, और वो स्लाइडों के ऊपर एक इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री होती है, जिसमें वो एंजाइम्स लगा के देखा जाता है कि इस पर्टिकुलर ट्यूमर के लिए कौन सी दवाई ज़्यादा बेटर रहेगी। तो वो भी हमें हेल्प करता है। प्लस हमारे पास न्यूक्लियर मेडिसिन में पेट स्कैन, इमेजिंग स्टडीज़, वी हैव द लेटेस्ट
technology in PGI for making the diagnosis and for treating these patients. थैंक यू सो मच मैम अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करने के लिए। मुझे आशा है कि आपको इससे ज़रूर जानकारी मिली होगी और आपका हौसला भी बहुत बढ़ेगा। तो धन्यवाद। Thank you, Janvi, for giving me an opportunity to share my thoughts. Thank you. All the best.